नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के नेता कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वादाखिलाफी का मनगढ़ंत आरोप लगाया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के निवास के पते पर कांग्रेस सरकार के 34 वादों का पूरा होने की सूची और साथ में बीजेपी के 2003, 8 और 13 के झूठों का पुलंदा का लिफाफा बंद करके भेजा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है। उधर छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर ग्राम पडडे, कुएं और पलोरा के 50 से अधिक लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश किया। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे और अब कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसके पहले केशकाल विकासखंड अंतर्गत नवासरत ग्रामीणों को अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वन निवास अधिनियम के तहत वन अधिकार मान्यता पत्र और ऋण पुस्तिका केशकाल विधायक संतराम नेताम के हाथों से करीब 99 ग्रामीणों को बांटा गया। अब तक केशकाल विधानसभा के 4000 से अधिक ग्रामीणों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण किया जा चुका है। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल अंतर्गत अकलतरा रेलवे फाटक के पास गुरुवार दोपहर 3 बजे मिडल लाइन में बिलासपुर से कोरबा जा रही मालगाड़ी के 11 डिब्बे एक के बाद एक पटरी से उतर गए। घटना के बाद अप और डाउन लाइन बाधित हो चुका है। इसके कारण अब हावड़ा मुंबई की ट्रेनें भी प्रभावित हो गई हैं। घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया है। डीरेल की खबर जैसे ही रेल अधिकारियों को मिली, मौके पर सभी अधिकारी पहुंच गए। हर खबर से मैं हूं हरीश मारवा और देख रहे हैं कि अकलतरा में बहुत बड़ा रेलवे दुर्घटना। ऐसे तो माना जा रहा है कि यदि इसमें कोई पब्लिक होते तो बहुत ही बड़ी दुर्घटना घट सकती थी, लेकिन मालवाहक जो ट्रेन है ऐसे भीषण दुर्घटना हुई है कि इसके पुर्जे भी इधर उधर छिटक गए हैं। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हमारे बीच में है कि दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है। सर्वप्रथम आपके द्वारा इस खबर को इस न्यूज़ को कवर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पर ये पहली घटना नहीं, इसके पहले हमारे विधानसभा में जयराम नगर के पास कोटनी के पास भी एक ऐसी दुर्घटना हो चुकी है। और रेल प्रशासन जो है एकदम नींद में सोया हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। और बार बार यहाँ के नागरिकों के द्वारा उनको जगाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई प्रकार की कोई पहल नहीं की गई। स्टेशन मास्टर को बार बार हम लोग यहाँ पर एक सबसे बड़ा आपके चांपा उप संभाग में सबसे ज्यादा आय अर्जित करने वाला रेलवे का अकलतरा स्टेशन है, जहाँ पे सबसे ज्यादा रेक लगते हैं। पूरे जिले में सबसे ज्यादा रेक लगता है, बहुत ही ज्यादा आय अर्जित करके देते हैं यहाँ पर यहाँ के नागरिक। उसके बाद भी व्यवस्था के बारे में अगर आप देखेंगे तो शून्य है। एक शौचालय जो है, एक शौचालय भी अकलतरा रेलवे स्टेशन में, स्टेशन के बाहर में एक शौचालय भी रेलवे के द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है। बहुत ही खराब व्यवस्था है। और आज ये बार बार जो दुर्घटना पूरे देश में हो रही है, इसका कहीं ना कहीं कारण ढिलाई है अधिकारियों का। ऊपर में जो शासन प्रशासन जो ऊपर में बैठे हैं केंद्र में, उनका भी ढिलाई है। बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं। बालासपुर में जो दुर्घटना हुई थी, पहले मालगाड़ी से फिर उसमें पैसेंजर गाड़ी टकराई थी, सेम टू सेम वही व्यवस्था, मतलब उसी स्थिति आज भी निर्मित हुई है। पहले मालगाड़ी अपना पटरी छोड़ा और गनीमत है कि कोई किसी भी हताहत, कोई भी सामान्य आम जन हताहत नहीं हुए।
तो एक भगवान का शुक्र मना सकते हैं हम सभी अकलतरा के नागरिक कि कोई भी सामान्य मतलब जन को अहित नहीं हुआ है इस दुर्घटना से। सर, घटना में कितने समय हो चुका है और जिम्मेदार अधिकारी? लगभग आधा घंटा हो चुका है। 11 डब्बे उतरे हैं, जिसमें 10 आपका वो वैगन है और एक ब्रेक यान है। लगभग 11 डब्बे उतरे हैं। मुख्य लापरवाही इसमें देखा जाए तो क्या आपको लग रहा है? मुख्य लापरवाही सरासर पूरा रेल प्रशासन का लापरवाही है। इसके पहले कई बार दुर्घटना हो चुका। आपका 11 डब्बा उतर जा रहा है, आज जो ट्रैक का मेंटेनेंस है उसको आप नहीं करवा पा रहे हो, या तो आपका ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा होगा। अब इसका जो मुख्य जो कारण है वो तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग टेक्निकल जानकारी हम लोग नहीं दे सकते। कुछ लोगों का कहना है कि जो ड्राइव कर रहे थे वे बच्चे थे जो कि पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं थे। तो आपका क्या कहना है, कुछ देखेंगे? देखिए, इतना लापरवाही भी नहीं हो सकता है कि अप्रशिक्षित को आप ट्रेन पकड़ा दो, है ना। एकदम विरोध करना है तो इसका मतलब कुछ भी लेके दौड़ दो, इस टाइप का हम लोग बात नहीं करेंगे। रेलवे का काम था, जिम्मेदार जो है ड्राइवर पायलट वही चला रहा होगा। लापरवाही कर सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो साथियों, इस तरह से हम देख सकते हैं कि अकलतरा में बहुत बड़ी जो घटना है यहाँ पर घटने से बच गई है, और इस तरह से घटना घटित हुई कि एक दूसरे पर यानी कि रेलवे के जो है डिब्बे चढ़ने पर बच गई है। खास हर खबर के लिए मैं हूँ हरीश मारवा, फिर देखते रहिए हमारा। विधानसभा चुनाव क्षेत्र मस्तूरी के जिलाध्यक्ष बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने क्षेत्र में जल जीवन मिशन की विफलताओं और लेट लतीफे पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सूर्य ने कहा कि राष्ट्रीय लक्ष्य में पिछड़ा जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार का मकड़जाल में फंस गया है। तो बीजेपी अनुसूचित जाति का धरना प्रदर्शन, जहां पर विफलताओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचारियों का मकड़जाल को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल अंतर्गत अकलतरा रेलवे फाटक के पास गुरुवार दोपहर 3 बजे मिडिल लाइन में बिलासपुर से कोरबा जा रही गाड़ी के 11 डिब्बे एक के बाद एक पटरी से उतर गए। घटना के बाद अप और डाउन लाइन बाधित हो चुका है। इसका कारण अब हावड़ा मुंबई की ट्रेनें प्रभावित हो गई हैं। घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया है। रेल की खबर जैसे ही रेल अधिकारियों को मिली, मौके पर अधिकारी पहुंचे और 11 डिब्बे पटरी के दोनों ओर गिर गए थे, जबकि शेष डिब्बे इंजन के साथ आगे निकल गए थे। घटना पूरी मालगाड़ी के साथ हुई है, जहां पर 11 डिब्बे मालगाड़ी के पटरी से उतर गए। बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम प्रणाम योजना लागू कर किसानों को अनेकों सौगात देते हुए किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त के लिए 18,000 करोड़ की राशि जारी की है। इस अवसर पर उन्होंने सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड खाद लॉन्च कर किसानों को समर्पित किया है और खाद के लिए आगामी वर्ष के लिए 3.8 करोड़ रुपए की सब्सिडी पैकेट घोषित किया गया है। सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो बीमा करने वाले जो किसान, उनकी संख्या बताई गई 29 करोड़, और लगभग जो लोगों को लाभ मिला है उसमें बड़े तादाद पर लोगों को लाभ मिला है। ऐसे हमारे सारे किसानों को एक प्रकार से कृषि से जो जुड़े हुए हैं, जो भगवान भरोसे जो कृषि करते हैं, वर्षा के ऊपर आधारित रहते हैं, ऐसे लोगों को हम सूक्ष्म सिंचाई योजना से कैसे लाभ दे सकते हैं। इस प्रकार से मैं समझता हूं किसानों के हित में एक बड़ा कार्यक्रम और बड़ा सौगात मोदी जी के द्वारा दी गई है। किसानों का गढ़ है, किया गया है। देश के किसी भी कोने में बैठे किसान के लिए धरती
देश वहीं बिलासपुर में कृष्णा पब्लिक स्कूल कोनी परिसर में 28 से 30 जुलाई तक भव्य अरपा यूथ समिट का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर छात्र संसद के जरिए युवाओं को वर्तमान राजनीतिक और कई क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करने पहुंचे छात्र अभ्युदय शर्मा सिद्धांत दुबे ने बताया कि देश में लोग अराजकता की ओर बढ़ रहे हैं। राजनीति का अच्छा पहलू क्या होना चाहिए, वे इस छात्रों के संसद के जरिए लोगों को बताना और समझाना चाहते हैं। लीडर में क्या क्वालिटी हो और उनके अंदर बुद्धिजीवीपन है या नहीं, प्रत्याशियों को क्या देखकर चुनना चाहिए, इन सारी चीजों को बताकर युवा जो वोट देने जा रहे हैं या जो वोट देने की स्थिति में आ रहे हैं उन्हें समझाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संसद को हंसी मजाक का प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहिए, इस माध्यम से लोगों को ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए। युवा संसद में राज्यसभा, लोकसभा, नीति आयोग, विधानसभा, UNHRC, UNCSW, प्रेस क्रॉप्स और समेत बड़ी संस्थाओं के बारे में बताया जाएगा। वहां किस तरह से काम होता है। प्रतिभावान छात्र छात्राओं ने बताया कि वह किस बैनर के तले नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। तो दिव्य अरपा यूथ समिट का आयोजन किया गया है जहां पर संसद के माध्यम से सारी जानकारी जो युवा वोट देने जा रहे हैं उन्हें दी जा रही है। इस कार्यक्रम का आयोजन 28 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा जहां पर सभी छात्र छात्राओं को जागरूक किया जाएगा। बिलासपुर प्रेस क्लब में ये आयोजन किया गया है जहां पर कई क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें साथ ही साथ आपको बताते चले कि लोकसभा, विधानसभा, नीति आयोग, राज्यसभा, UNHRC और तमाम ऐसी बड़ी संस्थाएं हैं जिनके बारे में इस संसद में जानकारी दी गई है। तो राजनीति का अच्छा पहलू क्या होना चाहिए, वह इस संसद के माध्यम से छात्रों को बताया गया। इसके साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई, जैसे अगर किसी लीडर को चुनते हैं आप तो उसके अंदर आपको क्या क्वालिटी देखनी चाहिए, क्या बुद्धिजीवीपना है या नहीं है, प्रत्याशी को क्या देखकर चुनना चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में बताया गया। जो युवा वोट देने जा रहे हैं या फिर वोट देने की स्थिति में आ गए हैं उन्हें ये समझाने का प्रयास किया गया है कि संसद को हंसी मजाक का प्लेटफॉर्म ना समझें और इस माध्यम से लोगों को ज्ञान की ओर ले जाना चाहते हैं। ये उद्देश्य के साथ इसका आयोजन किया गया है। तो युवा संसद में राज्यसभा, लोकसभा, नीति आयोग, विधानसभा, UNHRC, UNCSW और ऐसी तमाम बड़ी संस्थाएं हैं जिनके बारे में जागरूक किया जा रहा है और वहां किस तरह से काम होता है इसकी जानकारी भी दी जा रही है। प्रतिभावान छात्र छात्रों ने बताया कि वे किसी बैनर के तले काम नहीं कर रहे हैं बल्कि स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए काम किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा के अनुरूप प्रदेश में खासतौर पर बस्तर अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों का नवसृत पत्र लोगों को इन दिनों वन अधिकार पट्टा का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को केशकाल विधानसभा अंतर्गत नवसृत ग्रामीणों को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम के तहत वन अधिकार मान्यता पत्र और ऋण पुस्तिका का वितरण किया गया। केशकाल स्थित विधायक निवास में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष और केशकाल विधायक संतराम नेताम के हाथों से केशकाल विकासखंड अंतर्गत ग्राम पलोरा में 22 पट्टे और 35, सिंगनपुर में 31, खुटपदर में 1 और कुएं में 10 इस प्रकार के कुल 99 हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्र बांटा गया।
वहीं बिलासपुर कमिश्नर भीम सिंह ने आज जिला कार्यालय समेत एसडीएम और तहसील कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने तहसीलदार के रीडर को अभिलेखों के रखरखाव में लापरवाही और नकल शाखा के प्रभारी को नकल प्रदान करने में विलंब करने पर सो कॉज नोटिस भी जारी करने के निर्देश दिए। करीब घंटों भर एसडीएम और तहसील कार्यालय की विभिन्न शाखाओं और फाइलों का गहन निरीक्षण किया गया। उन्होंने प्रकरण को जल्द निराकरण किए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं हर खबर के संवाददाता ने सरगुजा एसपी से पुलिस व्यवस्था को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं सुरेंद्र कुमार, हर खबर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जी नमस्कार जी। सर, शुभ नाम अपना बताएंगे। मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैं वर्तमान में एसपी सरगुजा के तौर पे पदस्थ हूँ। जी सर, आपको समथिंग 1.5 मंथ हो रहे हैं, आपको सरगुजा में आकर कैसा अनुभव हो रहा है? जी बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। महामाया की नगरी है और धार्मिक नगरी है। यहाँ पे काफ़ी प्राचीन समय की रियासत रही है। सन 1948 से इस रियासत का एग्जिस्टेंस है, 1 जनवरी 1948 से। तो काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और जिम्मेवारी का एहसास भी है। जी। यहाँ पुलिसिंग करने में, काम करने में कैसा लग रहा है? पुलिसिंग थोड़ी चैलेंजिंग है यहाँ की, क्योंकि ये यूपी और बिहार से लगा हुआ हिस्सा होने की वजह से काफ़ी बड़ी संख्या में प्रवासी जनसंख्या इधर आती है, यूपी, बिहार, झारखंड से। इसके अलावा यहाँ पे जो पुरानी आदिवासी जनसंख्या है, जिनकी अपनी अलग तरह की समस्याएं हैं। उसके अलावा यहाँ मिक्स पॉपुलेशन होने की वजह से काफ़ी अलग अलग तरह के इशू जो पुलिसिंग के सामने चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन हमारी पूरी टीम जो है सरगुजा पुलिस की लगी हुई है और जनता को बेहतर से बेहतर पुलिसिंग देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसे कि सरगुजा क्षेत्र ट्राइबल एरिया में आता है, तो आप कैसे विकास करेंगे, क्या क्या सुविधा दे पाएंगे खास तौर पर अपने लिए तरफ से? जी, पुलिस के तौर पे हमारा पहला उद्देश्य है कि यदि जनता की केवल अच्छे से सुन भी ली जाए पहले, तो एक पहला स्टेप हो जाता है उनको राहत देने के क्रम में। तो हम लोग सभी दफ्तरों में अफसरों को निर्देश दिया गया है कि सभी लोग जो भी प्रार्थी आते हैं उनको सहानुभूतिपूर्वक सुने, उनकी समस्याओं का निराकरण जितना त्वरित हो सके उतना त्वरित से त्वरित करें। और ये जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेज हैं, जैसे मोटरसाइकिल चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, या इस तरह के ऑफेंसेज हैं, उसमें त्वरित एफआईआर करें, 100% कंप्लायंस करें। कोई भी प्रार्थी जो है, यदि पुलिस थाना आया है या किसी पुलिस अधिकारी के दफ्तर आया है और यदि वो प्रार्थी के साथ वास्तविक अपराध घटित हुआ है, तो उसकी एफआईआर में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सीडेंट के केसों में हमारे यहाँ पहले सिस्टम ये था कि मर्ग, जैसे कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती थी तो उसके लिए जब तक एमएलसी उसकी रायपुर या अन्य जगह से आती नहीं थी तब तक एफआईआर डिले होती थी। हम उसको भी चेंज किए। अभी एक्सीडेंट होते ही तुरंत मौके पे ही एक्सीडेंट का केस दर्ज किया जाएगा, ताकि जो भी मृतक है उसके परिवार को मुआवजा राशि तुरंत मिल सके और उसके परिवार को न्याय मिले, राहत मिले। जी, बातें बहुत सी हैं, फिर कभी मिलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिले के अरबूर कन्या आवासीय विद्यालय में छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आवासीय विद्यालय के मृतक का पति मुख्य आरोपी निकला है। आरोपी का नाम माधवी हिडमा उर्फ राजू, उम्र 35 बताई जा रही है। एसपी किरण चौहान ने प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा किया। इस मामले में एसपी गौरव मंडल के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम जांच में जुटी थी। आरोपी आवासीय विद्यालय के मृत्यु को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं मामले को छुपाने के आरोप में आवासीय विद्यालय की अधिशिक्षिका हिना खान के खिलाफ भी एफआईआर कर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस मामले की शिकायत के बाद आश्रम के अधीक्षक और सहायक अधीक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
उसके अलावा वहां का मोबाइल टावर लोकेशंस वगैरह टेक्निकल एंगल बहुत सारे एंगल से वो भी पाया गया। डीएसपी पारुल खंडेलवाल ने बच्ची से बात की, बच्ची ने जो आरोपी था उसका डिस्क्रिप्शन कुछ बताया। उसके अलावा जो घटना हुई है वहां घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद ये समझ में आया कि घटना उसी व्यक्ति द्वारा की गई है जो व्यक्ति उस एरिया को अच्छी तरह से जानता है, और उस व्यक्ति को पहचान करने में वो लड़की के सामने उसको पेश किया गया और लड़की ने उसे अच्छी तरीके से पहचाना। उस आदमी का नाम है माड़वी हिडमा उर्फ राजू, उसकी उम्र लगभग 30। धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र के उगना गांव के बसीन झरिया जंगल के पास में एक अकेला हाथी 4-5 दिनों से विचरण कर रहा है और खेतों में लगाए गए फसलों को रौंदकर नुकसान पहुंचा रहा है। जानकारों की माने तो अकेला हाथी ज्यादा आक्रामक होता है और बीती रात को भी काम सिंह राठिया समेत 4 किसानों की फसलों को हाथी ने नुकसान पहुंचाया है। किसान खेत में रोपा के लिए धान थराहा रोपित कर रहे थे, जिसे हाथी खाकर और पैरों तले रौंद कर तहस नहस कर गया। हर खबर संवाददाता शेख आलम ने पीड़ित किसानों से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। परिक्षेत्र अंतर्गत ये ओंगना गांव है और ओंगना गांव का ये स्थानीय नाम जिसका बासिन है। यहाँ पर चारों ओर खेतीबाड़ी है, किसानों का फसल है। यहीं हाथी भी जंगल के किनारे में मौजूद है। बताया जा रहा है कि एकल हाथी है, सिंगल है, और यह भी कहना है कि एक हाथी बहुत आक्रामक होता है, जिस वजह से भी लोगों में भय है। यहाँ हाथी, वही एक हाथी लगातार 4-5 दिनों से बता रहे हैं, 4-5 दिनों से आसपास जंगल में घूम विचरण कर रहा है और फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ कुछ ग्रामीण किसान हैं, उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है और हाथी अभी कहाँ है। जी, क्या नाम है आपका? राठिया जी, रघुनंदन राठिया। कितने हाथी हैं यहाँ? एक हाथी अभी तो पता चल रहा है। तो किस तरह नुकसान वगैरह यहाँ कैसे? गाछी को नुकसान कर रहा है अभी तो फिलहाल, पूरा 4-5 किसान का नुकसान कर दिया है। ये बताइए कि हाथी है यहाँ और वन विभाग वाले क्या कुछ सहयोग, किस तरह का सहयोग कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं साहब अभी। अच्छा, आते हैं बस घूम घाम के चला जाते हैं, खेती तरफ आते भी नहीं हैं। गाछियों को नुकसान कर रहा है, रोड़े में चला जाते हैं, अभी जंगलों घूम घाम कर निकल जाते हैं। कुल मिलाकर हाथी से लोग परेशान हैं। यहाँ ओंगना गांव के और भी कुछ ग्रामीण किसान हैं, जानते हैं उनसे कि हाथी किस कदर हाथी से लोगों की समस्या बनी हुई है। जी, क्या नाम है आपका? गुलाब राठिया। कहाँ के हैं आप? ओंगना। हाथी है यहाँ? हाँ है ना। कै ठो हाथी है? अभी तो एक ही ठो है, सिंगल। तो ये शाम को ही निकलता है या दिन को भी निकल आता है? दिन को भी निकल आता है। तो इससे डर भय समस्या? हाँ, डर भय समस्या तो रहता है, जंगल तरफ नहीं जाते हैं। मतलब फसल को नुकसान पहुंचाया है? हाँ, पहुंचाया है। तो वन विभाग की तरफ से कोई सहयोग, सूचना वगैरह किस तरह का? सूचना तो मिलता है, लेकिन वो कभी कभी आते हैं, नहीं तो हाथी ट्रैकर लोग फोटो खींच के ले जाते हैं। तो बीट गार्ड यहाँ नहीं आता? एलिफेंट ट्रैकर बीच बीच में आते हैं कभी कभी। तो ये थे ओंगना गांव के किसान। इनका कहना है कि संबंधित बीट गार्ड के द्वारा जब हाथी से फसल नुकसानी होती है तो एलिफेंट ट्रैकर के माध्यम से फोटो खिंचवा लिया जाता है। कहना है कि कभी कभार ही बीट गार्ड मौके पर पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर इन मायनों में कहा जा सकता है कि एक तरफ बारिश नहीं होने की वजह से किसान परेशान हैं, तो वहीं हाथी की समस्या को लेकर भी 2-4 किसान हो रहे हैं। कुल मिलाकर क्षेत्र में हाथी एक स्थायी समस्या बन गई है, जिसका समाधान भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। धर्मजगढ़ से हर खबर के लिए शेख आलम। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।